Swaminarayan everyone. Today I am going to explain you one more topic from commerce. It is for the 12th standard commerce and it is about principle of management by Henry Fayol. So Henry Fayol have also presented the principle of management. He was a French engineer and industrialist and he presented this principle in his book that was Industrial and General Management in 1960. सो हेनरी फेयोल जो एक फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब में जिसका नाम इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट था, उसमें अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए थे. He divided administrative principle into 6 parts for ease and clarification. तो उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिससे कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज या वर्क को इजी वे से कंडक्ट किया जा सके और अच्छे से क्लैरिफाई कर सके. सो हियर दिस 6 पॉइंट्स means the 6 divisions of administrative principle is being given by him. उन्होंने देखरेख से जुड़े हुए जो सिद्धांत है उनको 6 भागों में बांटा है और वो 6 पार्ट्स या 6 पार्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट, टेक्निकल एक्टिविटीज. Yes, technical activity take into consideration factory machinery and activities related to production. जो टेक्निकल एक्टिविटी जो किसी बिजनेस में जुड़ी हुई है, हेनरी फेयोल के इस प्रिंसिपल के हिसाब से टेक्निकल एक्टिविटीज में वो फैक्ट्री मशीनरी और एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन का समावेश होता है, मीन्स दैट इज बीइंग इंक्लूडेड. सेकेंड है कॉमर्शियल एक्टिविटीज. कॉमर्शियल एक्टिविटीज में हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये चीजें इंक्लूड होती है. एक्टिविटीज ऑफ परचेज, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स. तो हेनरी फेयोल के द्वारा जो कमर्शियल मींस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए हैं, उसमें सेकंड कमर्शियल एक्टिविटीज में जो भी एक्टिविटीज परचेस यानी किसी चीज को खरीदना, सेल्स बेचना, और जो भी एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स यानी कि जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें कैसे एक्सचेंज किया जाता है या फिर उन्हें कैसे किस चीज कितने यूनिट के लिए कितना रेट होता है, दैट डिसीजंस इज बीइंग कंसिडर्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज. तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज में है उसमें परचेस एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी और एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स इंक्लूड होते हैं. थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में जो थर्ड पॉइंट है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल एंड मेंटेनेंस ऑफ फंड, और दूसरा हाउ री इन्वेस्टमेंट कैन बी डन, दैट इज इंक्लूडेड. तो यहाँ तीसरा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैसे आप कैपिटल एक्वायर कर सकते हो, कैसे आप फंड को मेंटेन करके रख सकते हो, और कैसे कैपिटल को यूज करना है और उसका री इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, वो एक्टिविटी इंक्लूड होती है. फोर्थ पॉइंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल that is given by Henry Fayol is safety activities. Yes, हर एक बिजनेस में कभी कभार सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है. इट इंक्लूड द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, सेफ्टी ऑफ असेट्स एंड सेफ्टी ऑफ रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, उसमें एम्प्लॉइज की सेफ्टी, रॉ मटेरियल्स की सेफ्टी और असेट्स की सेफ्टी के बारे में सोचा जाता है. नाउ अकाउंटिंग एक्टिविटीज. यस, हर एक बिजनेस में अकाउंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी होते हैं. तो
प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय हेनरी फेयोल, उसमें अकाउंटिंग एक्टिविटीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोक्योरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यस, ये जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैटर्स होते हैं, किसी भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, उनका सिस्टमेटिक वे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, वो चीज अकाउंटिंग एक्टिविटीज में आती है। सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट एक्टिविटीज। सो इन एवरी बिजनेस एंड इफ in the business if the management is there, then management oriented activity will also be there. तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में उन्होंने कौन सी चीजें इन्वॉल्व की है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज में हेनरी फेयोल ने ये एक्टिविटीज जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया है। तो ये वो 6 प्रिंसिपल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, जिनको हेनरी फेयोल ने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी बिजनेस ओरिएंटेड वर्क हो उन्हें इजी वे से प्रोसीड किया जा सके और उनको अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। So these are the 6 administrative principles that is given by Henry Fayol. Today I am going to explain you one more topic, that is principle of management, that is given by Henry Fayol, and it is for the 12th standard commerce and it is from 2nd unit. So the first principle of management that is given by Henry Fayol is division of work. डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि जो काम है उसका थोड़ा विभाजन करना। सो व्हाट इज एक्चुअली बीइंग गिवन इन दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। यस, डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉइज और वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। इसमें सिर्फ एम्प्लॉइज और वर्कर्स नहीं, मैनेजर्स भी आते हैं। Second, specialization is possible by the division of work. Yes, आपको किसी व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन यानी कि उसमें एक कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी ना किसी फील्ड में उसका स्पेशलाइजेशन ज़रूर होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हुनरमंद होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के स्पेशलाइजेशन का आपको सही बेनिफिट उठाना है या फिर सही बेनिफिट लेना है तो डिवीजन ऑफ वर्क उसके लिए ज़रूरी होता है। सो द डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी मेड एज पर द स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, एजुकेशन ऑफ द पर्सन थ्रू विच you can get the accurate amount of work from that particular fellow. Next thing is division of work should have to be there at factory and managerial level, then you can get the benefit of specialization. तो हर फैक्ट्री हो या मैनेजमेंट के लेवल पे डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए स्पेशलाइजेशन का आप फायदा उठा सकते हो। सेकेंड पॉइंट इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल इज पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर मीन्स ऑथोरिटी, किसी भी काम को करने का जो शक्ति होती है, जो राइट होता है, उसे आप ऑथोरिटी कह सकते हो। तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके पास ऑथोरिटी, राइट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप उस काम के लिए जिम्मेदार भी होते हो, वो काम की जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। सो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, if the responsibility is given and power is not there, and if the power is given but the responsibility is not there, then it will leads to incompletency, यानी कि it means it is incomplete। तो ये दोनों का एक साथ होना जरूरी है।
both responsibility and power should be given, यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों किसी काम को लेकर देनी चाहिए. सिर्फ पावर, if only the power is given to the person and responsibility is not given, and if the person is assigned with some responsibility and the power is not given, then it is not okay. तो इसकी वजह से सही तरीके से काम इन्फ्लुएंस नहीं होगा या फिर काम प्रोसीड आगे नहीं बढ़ेगा. So it leads to enthusiasm of employee. Proper assignment of authority and responsibility or proper assignment of power and responsibility leads to raise the enthusiasm of employee, and it also leads to achievement of objectives. इसलिए authority और responsibility का प्रॉपर असाइनमेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एम्प्लॉइज का विश्वास बढ़ता है और इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हो. थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन. इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, in order to create the industrial discipline, optimum use of resource and consistency of activity is necessary. अगर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन को क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है, संसाधन का जितना हो सके उतना उपयोग करना. दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में होते हैं उनका थोड़ा एरिया कन्फाइंड होना चाहिए. वो एक्टिविटी जरूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कि ज़रूरत से कम. So consistency of activities and optimum use of resources is necessary for industrial discipline. Second thing, what are the benefits of discipline? Due to the discipline, a conducive environment is created in a business organization. अगर डिसिप्लिन है तो एक प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वर्किंग, काम करने में थोड़ी अनुकूलता मिलती है या फिर काम करने में आसानी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर गवर्नेंस टेक प्लेस. यस, इफ द डिसिप्लिन इज देयर देन द प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर गवर्नेंस कैन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो इससे आप एक तरह से वर्किंग पे अपना थोड़ा कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो. देन द मैनेजमेंट इज एबल टू क्रिएट द कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और दे आर एबल टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट then they can give the proper direction and proper instruction to the working area which is there in the organization. अगर डिसिप्लिन है तो आप ठीक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, आप ठीक तरीके से कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है उसके ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ the workers who are working in an organization are not allowed to take, or they are not taking generally orders from more than one superior. तो किसी जनरली जो भी वर्कर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर्स लेते हैं. That why this principle, that is unity of command, state that the worker should have to take order from only one superior. अगर वर्कर्स जो है उनको सिर्फ एक सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर दिया जाना चाहिए, क्योंकि if the more than one individual is or more than one superior is giving the order to the worker or employee, then it will leads to confusion. So in order to reduce the confusion of employees or worker, this unity of command is being created. So as per this principle, the order should have to be given by only one superior in order to reduce the confusion of employee
with respect to his work or with respect to the working area of his department. अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो एम्प्लॉयज या वर्कर्स का कंफ्यूजन जो है उसके वर्क से रिलेटेड थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसे किससे ऑर्डर लेना है और वो किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो उसे पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट का वर्किंग एरिया कितना है। सो दिस विल रिड्यूस द कंफ्यूजन ऑफ एम्प्लॉयज and proper order is being created. Proper order of command is being created. Thank you.